दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग, CAG कैग। अगर कैग की बात किया जाए, कैग का अगर इंग्लिश में इसका नाम देखें हम लोग तो होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह जो कैग है आपका, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसका जिक्र भारतीय संविधान का भाग 5 में कैग का डिस्क्राइब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर 5 में डिस्क्राइब किया गया है। इसकी अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल का डिस्क्राइब इसका आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में डिस्क्राइब किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम बात करें तो आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में इसकी चर्चा की गई है। देखिए, जो कैग होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल अगर 148 की बात करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 148 में इसी के पद का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किया गया है। देखिए, जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका स्वतंत्र जिक्र किया गया है आर्टिकल 148 में। स्वतंत्र पद की चर्चा की गई आर्टिकल 148 में। इनका नियुक्ति जो है सो यह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, लेकिन एक शब्द यहाँ पर आता है कि प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है क्या, या कब तक अपने पद पर बना रहता है? अगर इसकी बात किया जाए तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नियुक्ति तो आपने देख लिया, नियुक्ति कौन किया? तो नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है भाई। लेकिन अब यहां पर देखना है कि राष्ट्रपति जब नियुक्त करता है इसे कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, इसकी कार्यकाल क्या होते हैं, एक कब तक अपने पद पर बना रहता है? अगर कार्यकाल की बात किया जाएगा तो आप तुरंत यहाँ पर बताएंगे। कार्यकाल की चर्चा अगर की जाएगी तो आप यहाँ पर तुरंत देखेंगे कि कार्यकाल क्या है। तो कार्यकाल होता है इसका जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक यह अपने पद पर बना रहता है। मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक यह अपने पद पर बना रहता है। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो, या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या तो 65 वर्ष पूरा हो जाए, कोई भी पहले पूरा हो जाए तक यह अपने पद पर बना रहता है। इसके बारे में यह कहा गया है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक अपने पद पर बना रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो बात बताई गई है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यह स्वतंत्र तरीके से पद पर अपना बना रहता है। यदि यह रिजाइन देना चाहे, इस 6 वर्ष के कार्यकाल से पहले यदि वह रिजाइन देना चाहे, त्यागपत्र देना चाहे, तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र दे करके वह पद से हट सकता है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बना कि अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही देते हैं। अब अगर बात किया जाए कि त्यागपत्र तो देते हैं जी, लेकिन जब वे पद पर बैठते हैं, जब नियुक्ति होती है इनकी राष्ट्रपति के द्वारा और जब ये पद पर बैठते हैं
तो शपथ तो जरूर लेते होंगे। तो शपथ मीन्स ओथ, ओथ लेते होंगे ना। ये किसका ओथ लेते हैं? शपथ। शपथ तो भाई लेते हैं, लेकिन ये किस चीज का लेते हैं शपथ? तो ये शपथ लेते हैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का। किसका शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का शपथ लेते हैं। कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा मतलब संविधान जो हमारा है, भारत का संविधान, उसके प्रति हमारा सच्ची निष्ठा है, हम उसमें विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं और उसी के अनुसार कार्यों का संचालन करेंगे। ये अपना शपथ लेते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अब देखिए इनके बारे में कहा गया कि जो कैग हैं इनकी योग्यता किसके समान होती है? तो इसकी योग्यता के बारे में तो खैर चर्चा किया गया है कि ये इनको वेतन वगैरह क्या मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही इनको वेतन इत्यादि मिलता है। क्या मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही इनको वेतन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है वही वेतन इनका भी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी होता है, मतलब इक्विवेलेंट। लेकिन अब क्वेश्चन एक और यहाँ पर है कि इन्हें कार्यकाल से पहले 6 वर्ष की जब कार्यकाल है तो क्या कार्यकाल से पहले भी इन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया है? तो हाँ, एक प्रक्रिया है संविधान में। वो कहा गया है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर से हटते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने पद पर से हटते हैं, सेम उसी तरीके से इन्हें भी पद से हटाया जाता है। मतलब कदाचार या असमर्थता का आरोप लगाया जाता है। आरोप किस चीज का लगेगा इनके ऊपर दोस्तों? तो आरोप जो लगेगा इनके ऊपर कदाचार और असमर्थता, असमर्थता का आरोप लगाया जाता है इनके ऊपर। यही आरोप लगा करके इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये तो आरोप लगाया जाता है। अब एक बात यहां पर कही गई कि संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से इन्हें पद पर से हटाने के लिए संसद में पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव से ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। मतलब पहले संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होनी चाहिए, तभी अपने पद पर से हट सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी कैग के बारे में। और कुछ अभी मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि इनके शक्ति कार्यों से संबंधित और किन किन बातों की चर्चा की गई है। तो आपने इनकी नियुक्ति भी देखा, इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी देखा, आपने देखा कि ये कितने वर्षों तक पद पर बने रहते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है आपने यह भी देखा। और अब आप देखने वाले हैं कि इनकी कार्य प्रणाली भाषा क्या है, ये काम करते क्या है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग का काम क्या है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, यही आपका टॉपिक चल रहा है। कैग इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए बच्चों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि ताकि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें कितनी समझ में आई और आपके लिए कितनी लाभदायक साबित हुई। तो हम बात करते हैं इनके पावर एंड ड्यूटीज के बारे में, इनके शक्ति और कार्य क्या है। तो सबसे पहला अगर मैं शक्ति और कार्य की बात करें कि इनके शक्ति और कार्य क्या है, तो कहा गया है आर्टिकल 149 में, आर्टिकल 149 की अगर चर्चा करें, आर्टिकल 148 तो हम लोगों ने देखा है कि 148 में कैग के इंडिपेंडेंट पोस्ट की चर्चा की गई है, व्यवस्था की गई है संविधान में। आर्टिकल 149 में इनके पावर एंड ड्यूटीज की चर्चा की है। शक्ति और कार्यों का चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 149 में। तो इसमें कहा गया कि भाई यह करता क्या है, तो आपको बता दूं मैं कि यह केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे मीन्स यूटी,
यूनियन टेरिटरीज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज के जितने भी अकाउंट होते हैं, इन अकाउंटों का ही यह लेखा जोखा करने का काम करता है। कैग क्या करता है? इन्हीं 3 लोगों का लेखा जोखा करने का काम करता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि कैग इनमें से किन की लेखा नहीं करता, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहीं पे बता दूं, आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि जो कैग होता है वह स्थानीय निकायों के लेखाओं की जांच नहीं करता। तो मतलब इन लोगों के लेखाओं की जांच करता है, अब इन तीनों लोगों के लेखाओं की जांच करता है, इनका जांच करता है, पर स्थानीय निकाय की लेखाओं की जांच यह नहीं करता है। ये बात स्पष्ट रूप से आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय निकाय के लेखाओं की जांच करने के लिए अलग से जो है सो एक लेखा परीक्षक होता है, वो लेखा की जांच करता है। एक कैग का काम केवल 3 लोगों के लेखाओं का परीक्षण करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के लेखाओं का जांच करने का काम ही इसके ऊपर होता है। समझ गए? अब अगर मैं बात करूं इसी के बारे में और, तो यह और क्या करता है, तो जैसे कि जो भारत सरकार का संचित निधि है ना, जो भारत सरकार का जो संचित निधि है, क्या है? कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, संचित निधि आपको बताया, मैं पढ़ा चुका हूं, इसका वीडियो आपको मैं दे चुका हूं। जो संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो पब्लिक अकाउंट फंड है ना, लोक लेखा निधि है, इन दोनों की लेखाओं की जांच करने का कार्य करता है कैग। याद कीजिएगा, सब पॉइंटों को नोट करते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। यह जो कैग होता है, यह संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा के रिपोर्टों की जांच करता है। उन सभी लेखाओं का ही यह जांच करने का इसे अधिकार होता है। और क्या करता है? तो इसके अलावा जो सो राज्य की जो इमरजेंसी फंड होती है, जो आकस्मिक निधि होता है, भाई प्रत्येक राज्य का इमरजेंसी फंड भी होगा, प्रत्येक स्टेट का भी पब्लिक अकाउंट होता है, कंसोलिडेटेड फंड भी होता है। तीनों चीजें सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी पाई जाती हैं। कंसोलिडेटेड फंड भी होता है, पब्लिक अकाउंट भी होता है, इमरजेंसी फंड भी होता है, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी होता है। तो इन दोनों के लेखाओं की जांच करने का काम करता है आपका जो है कैग। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार के जितने भी और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होती हैं, जैसे मान लीजिए लोक लेखा से रिलेटेड, चाहे वह इस तरह का विभाग, जैसे जो कुछ अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। ट्रेडिंग के अलावा जो है सो वह कहीं लाभ है, कहीं लॉस है, कहीं हाई है, तो इस सब चीजों की अगर बात है तो इन सब चीजों के लेखाओं का भी जांच करता है। और राज्य की जितने भी प्राप्ति, केंद्र और प्रत्येक राज्य की जो प्राप्तियां होती हैं, जो व्यय होते हैं, उन लेखाओं का भी यह स्वयं जांच करता है। क्या करता है? यह स्वयं जांच करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में, कि कैग का तो कुछ और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राष्ट्रपति यदि कोई सूचना मांगते हैं इससे कि इसके बारे में, इस बात के बारे में मुझे बताइए, इस विभाग के बारे में, लेखा के बारे में बताइए, तो उस विभाग की जांच करना भी इसका काम होता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना होता है। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी लेखा हैं, सभी की जांच करता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति यदि निवेदन करते हैं या राज्यपाल निवेदन करते हैं, प्रेसिडेंट यदि इनसे निवेदन करें, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट यदि कोई इनसे निवेदन करें कि भाई इसका लेखा का परीक्षा या कुछ जानकारी मुझे दीजिए, तो उसकी लेखाओं की जानकारी करके वैसे उनको देते हैं। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं को भी लेखा परीक्षा करता है।
जैसे अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर कुछ ज्यादा अगर इनसे आदेश करते हैं तो यह स्थानीय निकाय के लेखाओं का भी परीक्षा कर सकता है। मतलब विशेष तौर पर अगर इनको भेजा जाता है तब राज्य सरकारें कहती हैं, राज्य सरकारें आग्रह करती हैं तब, और नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो रेखा परीक्षक होता ही होता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ऐसे स्थानीय निकाय के लेखाओं की जांच नहीं करता जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल इसे निवेदन न करें। यह जो होता है राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है केंद्र और राज्यों के लेखा किस रूप में की जानी चाहिए, केंद्र और राज्यों की लेखा जो अकाउंट्स हैं वे किस तरीके से किए जाएं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं पैसे इत्यादि का, धन का निस्तारण कैसे किया जाए, केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जाए लेखाओं को लेकर के, इसकी भी बात वह राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है। एक है आपका ये तो पावर आर्टिकल 149 की मैंने बात किया। आर्टिकल 151 की बात करें अगर सॉरी आर्टिकल 151 की अगर बात करें इसमें क्या है तो आर्टिकल 151 में कहा गया इसमें प्यारे स्टूडेंट्स कि जो राज्यपाल होता है और जो राष्ट्रपति है यह सभी संबंधित अपना लेखा जो केंद्र सरकार का लेखाओं का जो रिपोर्ट होता है यह राष्ट्रपति को सौंप देता है और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद में पेश करा देते हैं। और इसी आर्टिकल के तहत यह राज्यपाल से भी जो है सो परामर्श लेता है और अब राज्य का लेखाओं का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप देता है और राज्यपाल इसके रिपोर्ट को विधानमंडल में जाकर के प्रेजेंट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। एक चीज आपको बता दें कि यह जो लोक लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है आपका, आप लोगों ने लोक लेखा समिति का नाम सुना है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, जिसे पीएसी भी कहा जाता है, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमिटी। ये जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है संसद की अभी एक अस्थायी समिति है, बहुत पुरानी समिति अभी है। तो संसद की जो यह मतलब 1921 का आधार है इसका। तो लोक लेखा समिति जो है कैग के रिपोर्ट की जांच करता है, कैग भी लेखाओं की जांच करता है लेकिन कैग के रिपोर्टों की जांच कौन करता है तो लोक लेखा समिति करता है। जो लोक लेखा समिति का नेता जब भी होगा तो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो ऑपोजिशन पार्टी को भी इतना राइट दिया गया हमारे यहाँ, यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इसीलिए इसे पब्लिक अकाउंट कमिटी का मित्र भी कहते हैं और गाइड भी कहते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, गाइड भी कहते हैं, दो मित्र भी कहते हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में भी यह जो है सो कार्य करता है। किस रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। मार्गदर्शक भी यहां पर लिख दिया जाए कि मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है। समझ गए, ये बातें हैं इसके बारे में। कैग जो होता है, एक अगर बात किया जाए अगर कैग के बारे में हम लोग, तो कैग जो होते हैं इस तरह यह संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। जिसके प्रति, संसद के प्रति यह जिम्मेदार होता है, क्योंकि भाई कैग जो है लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित की जाती है इसका उत्तरदायित्व भाई किस तरीके से यह प्रशासन संसद के प्रति जो वित्तीय जो एडमिनिस्ट्रेशन जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित की जाती है कि कितना महत्वपूर्ण तरीके से अपने कार्यों का संचालन किया है और कितने बेजोड़ तरीके से अपनी रिपोर्ट को तैयार किया है और राष्ट्रपति के पास अपनी बात को रखेगा और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष सीधे रखवा दिया करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका कैग। तो मैं आशा करता हूं कि कैग से संबंधित आप लोग महत्वपूर्ण बातों को जरूर समझ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा हाँ या ना, सही या गलत, कुछ और रिफॉर्म, इस तरीके से आप जो भी अपना लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।